हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे। यस, टुडे वी स्टार्ट विथ आवर चैप्टर नंबर 4। ठीक है, हम बात कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 4 की दोस्तों। चैप्टर नंबर 4 टुडे इट इज ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। ज्यादा कुछ इसके अंदर थ्योरी नहीं है, बढ़िया सा है कंटेंट इसके अंदर, ज्यादा स्ट्रेस वाला माहौल नहीं है बिल्कुल भी यहाँ। बट क्या है, अपने को एक बार इसको पढ़ के जाना जरूरी है है कि नहीं दोस्तों। यस, तो चलिए फटाफट फटाफट हम लोग शुरुआत करते हैं इसको। मजा आएगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो ओवरहेड्स की अगर अपन बात करें दोस्तों, ये ओवरहेड्स की जो हम लोग बातचीत करेंगे एकदम बेसिक है, जनरल टॉपिक पढ़ना है। और इसी के साथ जो थ्योरी है वो रिवाइज भी हो जाएगी अपनी अच्छे से। ठीक है, और जो अपना जो इसके क्वेश्चंस को जो हम लोग सॉल्व करते हैं ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपको जब ये कंटेंट आप अच्छे से पढ़ लोगे तब। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओवरहेड्स आर एक्सपेंडिचर्स विच कैनॉट बी कन्वीनियंटली ट्रेस्ड। क्या बोल रहा है ये भाई, एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, कोई दिक्कत वाला माहौल नहीं है यहाँ पे। सो क्या कहता है, ये ऐसे एक्सपेंसेस है विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली ट्रेस्ड। तो भाई ये अक्खा पब्लिक को मालूम है, जो कन्वीनियंटली ट्रेस नहीं करे जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं बॉस, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, दी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर अ पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट। सच एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फॉर आउटपुट। ये क्या बोलता है, इट इज इनकर्ड फॉर आउटपुट नॉट फॉर अ पर्टिकुलर वर्क ऑर्डर, बराबर। एंड इट इज जनरली इनकर्ड। ये वर्ड जो है दोस्तों इधर, ये जनरली, ये ध्यान में रखना है, स्पेसिफिक नहीं है। जैसे कि अपन एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, सो फॉर एग्जाम्पल वेजेस पेड टू वॉच एंड वार्ड स्टाफ। व्हाट इज वॉच एंड वार्ड स्टाफ भाई, वॉच एंड वार्ड स्टाफ वॉचमैन, बराबर। हीटिंग एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द फैक्ट्री एटसेट्रा। तो ये एग्जाम्पल्स है अपने of what the overhead expenses. Overheads is an important element of cost, just like direct material, direct labor, and direct expenses. बराबर है। Often in a manufacturing concern, what happens is overhead exceed direct wages or direct materials, at times even both put together. On this account, it would be a grave mistake to ignore the overheads. तो भाई indirect खर्चे तो जोड़ना तो जरूरी है ही ना, वो तो खर्चा है जो है ही है। सो इसीलिए हम लोग उसको जोड़ते हैं, बराबर। Overheads also represent expenses that has been incurred in providing certain ancillary facilities or services. Ancillary का मतलब क्या होता है सर? Ancillary मतलब अपन बोलते हैं, ancillary मतलब अपन बोलते हैं related, और what we say is connected. So जो connected services है ना, उसके लिए भी जो खर्चा करते हैं वो यहाँ पे आता है, which facilitate or make possible carrying out the production process. For example, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, boiler house produces steam so that machines may run, and without generation of steam production would be seriously hampered. But if machines do not run or do not require steam, the boiler house would be useless and the expenses incurred would be a waste. तो उससे कनेक्टेड जो है खर्चा वो भी अपना ओवरहेड है। Overheads incurred not only in factory of production but also it is of administration and selling and distribution. सब पता है ये। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स, ये सारे जो है ना, देखो बच्चों ये कॉस्ट शीट चैप्टर के लिए बहुत काम में आएंगे आपको। ये जितने भी टॉपिक्स अभी अपन पढ़ेंगे ना इसकी थ्योरी में, तो आपको कॉस्ट शीट में ये काम में आएगा कि कौन सा थ्योरी, मतलब ये जो थ्योरी है ये कौन सा आइटम कौन से ओवरहेड्स में डालना है। ठीक है ना, तो बहुत काम की चीज़ है ये। सो लेट अस टॉक अबाउट बाय फंक्शन। सो फंक्शन के हिसाब से हमने कॉस्ट जैसे फंक्शन के हिसाब से देखेंगे, यहाँ पे ओवरहेड्स जो है ये भी यहाँ पे अपने को फंक्शन के हिसाब से यहाँ पे अपने को नजर आते हैं। ठीक है, सो वो कौन से हैं? सो फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की बात करेंगे या प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री के, मैन्युफैक्चरिंग के, प्रोडक्शन के सबके ओवरहेड्स बेटा एक ही होंगे। ठीक है ना, फैक्ट्री बोलो मैन्युफैक्चरिंग बोलो सारे ओवरहेड्स एक ही है। ठीक है, ओके सर। सो क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे,
मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड is an indirect cost. Yes, we all know it is an indirect cost. बराबर, in a factory. They include all expenditures incurred from procurement of, तो कहाँ से कहाँ तक आएगा ये? From procurement of material to the completion of finished product. फिनिश गुड तक का सारा जो खर्चा, तो लॉजिक क्या लगाने का दिमाग में कि मटेरियल आने से बराबर उसका फिनिश गुड्स बनने तक जो भी इनडायरेक्ट खर्चा आपको लगता है वो खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, स्टॉक कीपिंग का खर्चा। अभी अगर आपको कॉस्ट शीट वाले क्वेश्चन में, इधर तो छोड़ दो रे भाई, ओवरहेड चैप्टर में छोड़ दो, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट किसके लिए बनेगी सर? कॉस्ट शीट के चैप्टर में। तो आपको जो लंबा चौड़ा लिस्ट दिया जाएगा ना, तो आपको उसमें एनालिसिस करने के लिए बहुत फायदा हो जाएगा इसमें ये तो स्टॉक कीपिंग एक्सपेंसेस बराबर है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ विच बिल्डिंग बट फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वो अलग होएगा, ये अपन ने कॉस्ट शीट में से क्वेश्चंस देखे अपन ने बराबर है। इनडायरेक्ट लेबर ऑफ द फैक्ट्री, प्राइमरी पैकिंग, हम लोग ने प्राइमरी पैकिंग भी याद है अपन ने फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर जोड़े थे इसको बराबर है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी etc. are production overhead. Production overhead include administration cost related to production, factory works और manufacturing. तो ये सारे फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर आते हैं। क्लियर है एकदम? यस। सो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन में आएगा ये। तो ये जो है ये कॉस्ट ऑफ प्राइमरी, ये इधर इधर आ जाता है, ठीक है ना, ये कॉस्ट शीट के अंदर। ओके, अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, तो ये कौन से खर्चे हैं दोस्तों? तो इट इज ऑल एक्सपेंडिचर्स incurred on activities relating to general management and administration. General management like policy formulation, direction, controlling, undertaking, etc. तो कौन सी है? ऑफिस स्टाफ की सैलरी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, बट अब किसका? ऑफिस बिल्डिंग का। तो क्वेश्चन में ध्यान में रखना, ऑफिस बिल्डिंग वर्सेस फैक्ट्री बिल्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डेप्रिसिएशन बट किसका? ऑफिस बिल्डिंग का। पोस्टेज एंड स्टेशनरी, लीज रेंटल, बराबर के नहीं, एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट, अकाउंट एंड ऑडिट एक्सपेंसेस, तो ये सारे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हो जाते हैं। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, बराबर है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स किससे रिलेटेड है? इन मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर सेल इन द मार्केट। सेलिंग मतलब उसको बेचने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसको मार्केट में अवेलेबल कराने के लिए। क्लियर है एकदम? यस। तो इसके अंदर एग्जांपल्स क्या है? सेल्समैन का कमीशन, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एंड सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस, डिलीवरी वैन, ट्रांजिट इंश्योरेंस, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, सेकेंडरी पैकेजिंग। तो ये सब जो है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स की उसको कहां कहां पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं करके। क्या आपको ये बात समझ में आ गई दोस्तों? बराबर है। ओवरहेड्स चैप्टर का थियरी बहुत इजी है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग ये हर चैप्टर में मतलब ये यूज करते ही है, और ओवरहेड्स में तो किया ही है पूरा इसको बाय नेचर। सो बाय नेचर के हिसाब से कौन से है बच्चों? फिक्स्ड ओवरहेड्स है, वेरिएबल ओवरहेड्स है एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स है। हमने ये फिक्स्ड और वेरिएबल तो देख लिया था, सेमी वेरिएबल के क्वेश्चन हमने किए थे, याद होंगे आपको, कि सेमी वेरिएबल को फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड किया, जिसमें फिक्स्ड ओवरहेड इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड वेरिएबल ओवरहेड्स हमने उसको जो कैपेसिटी हमने यूटिलाइज करी उसके बेसिस पे हमने उसको बांटा था। याद आ रहा है? ऐसा अपन ने बात करी थी। यस। सो ये उसके बारे में बात हो रही है ये। सो दीज आर द कॉस्ट विच आर इनकर्ड फॉर अ पीरियड। फिक्स्ड, एज वी ऑल नो, फिक्स्ड कॉस्ट आर पीरियड कॉस्ट, बराबर है। Within certain output and turnover limits, it is unaffected by the fluctuations of the level of activity. Irrespective of the level of activity, वो overheads होंगे आपके fixed. They do not tend to increase or decrease with the changes in the output. पता है सर, ये कोई दिक्कत ही नहीं इसके अंदर। परमानेंट एम्प्लॉय की सैलरी, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंश्योरेंस, तो ये सारे कौन से हो गए अपने? फिक्स्ड ओवरहेड्स हो गए।
ठीक है। वेरिएबल क्या हो गया, दे वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वेरिएबल खर्चा है ना बॉस, बराबर कि नहीं, तो वेरिएबल खर्चा है तो ये रहेगा। इनडायरेक्ट मटेरियल, पावर एंड फ्यूल, लुब्रिकेंट्स, टूल स्पेयर्स एटसेट्रा, ठीक है, तो ये वेरिएबल है। अभी सेमी वेरिएबल मतलब क्या है, इसके अंदर बोथ आते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स। पीरियड कॉस्ट प्रोडक्ट नहीं बल्कि रेवेन्यू पर चार्ज होती है। अरे भैया हम पीरियड कॉस्ट मतलब इट इज, बेटा ये पीरियड कॉस्ट मतलब दे आर फिक्स्ड, ऐसा बोलोगे तेरे को, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फिक्स्ड कॉस्ट आर फंक्शन ऑफ टाइम, वेरिएबल कॉस्ट आर फंक्शन ऑफ आउटपुट, ऐसा बोलना चाह रहे हैं बेटा, बेसिक अपना है ना। हाँ चलो, अभी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो सेमी वेरिएबल में इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है, क्योंकि मिनिमम बिलिंग तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का आता ही है, उसके बाद जैसे ज़्यादा यूनिट्स करोगे यूज़, वैसा पानी का कॉस्ट, पहले कनेक्शन लेने के लिए मिनिमम कॉस्ट, टेलीफोन इंटरनेट एक्सपेंसेस, तो ऑल दिस आर विच कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके ओके, सो बाय अलग अलग कॉस्ट जो हमने देखे, सो हमने देखे बेस्ड अपॉन द फंक्शन, बेस्ड अपॉन द नेचर, बराबर, दैट इज एक एलिमेंट के हिसाब से देखा उतना अपना, एक फंक्शन के हिसाब से, फिर हमने देखा बाय नेचर के हिसाब से, अब हम लोग बात करेंगे बाय एलिमेंट्स के हिसाब से, ठीक है। सो वैसा टूल्स एंड स्पेयर्स वेरिएबल कैसे, अरे यार क्या बोल रहा है बेटा मितेश, टूल्स एंड स्पेयर्स मतलब, टूल्स एंड स्पेयर्स क्या होते हैं बेटा, अरे स्पेयर पार्ट्स होता है ना यार, स्पेयर पार्ट्स, बराबर, नट बोल्ट्स, कैसा कर रहा है यार, मतलब क्या हो रहा है, बराबर, स्पेयर पार्ट्स नट बोल्ट्स, बराबर, या कुछ वायर्स लगी तो वो तो लगेगा ही ना, बराबर। हम्म, ठीक है, ओके, चलिए अभी चलते हैं भाई एलिमेंट के बेसिस पे। ऐसा हमने चैप्टर नंबर 1 में भी अलग अलग टाइप के कॉस्ट देखे थे, फंक्शन, नेचर, एलिमेंट के हिसाब से, ठीक है। अभी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। सो अभी इनडायरेक्ट मटेरियल कौन से होंगे, अभी मटेरियल पे आते हैं। सो मटेरियल्स विच डू नॉट नॉर्मली डू नॉट फॉर्म, इनडायरेक्ट मटेरियल डू नॉट नॉर्मली फॉर्म पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, बराबर, मतलब जनरली, ये नॉर्मली वर्ड पे फोकस करने का, नॉर्मली ये मटेरियल कॉस्ट में मतलब मटेरियल में नहीं होता है ट्रेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन फर्नीचर बना रहे हैं, फर्नीचर बनाते समय पे वुड कटर यूज कर रहे हैं, सो उसका जो खर्चा है वुड का खर्चा डायरेक्ट है, बट वुड कटर का खर्चा इनडायरेक्ट है, बराबर है कि नहीं, यस। तो स्टोर्स यूज फॉर मेंटेनिंग मशीन्स, बराबर, स्टोर्स यूज फॉर डिपार्टमेंट्स लाइक पावर हाउस, बॉयलर हाउस, कैंटीन एटसेट्रा, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, जो भी मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, बट वो मटेरियल वो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनता है, बराबर है कि नहीं। अभी जैसे मुझे एक बात बताइए कि ये जो है, ये यहाँ पे प्लाई है ये, बराबर है, इस प्लाई को कट करने के लिए क्या किया अपन ने, ये अपन ने सर ऐसा, ये हेक्सो ब्लेड अपन ने यहाँ पे लाया है, ये क्या है, ये सॉ है ये, बराबर कि नहीं। तो ये जो कटर है, इससे हमने क्या किया, इसके सर टुकड़े टुकड़े कर दिए, सर ये अलग अलग शीट्स हमने यहाँ पे कट कर दी, बराबर है कि नहीं। तो इसका जो है दोस्तों, इसका कॉस्ट तो लगा ही ना अपने को, बराबर है, इसका कॉस्ट तो लगा ही लगा अपने को, बट डज दिस कॉस्ट, बट इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ, इट डज नॉट फॉर्म, इट इज, दिस इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब इसका ये कटर थोड़ी इसके अंदर इंक्लूडेड है, बराबर कि नहीं, ये कटर थोड़ी इंक्लूडेड है इसके अंदर, ऐसा। तो इसके लिए अब वो, इसके लिए ये खर्चा जो है, इसके लिए ये खर्चा कैसा है भाई, ये इसके लिए खर्चा इनडायरेक्ट है, बराबर कि नहीं। तो ऐसा बात हो रहा है, क्लियर है एकदम, यस सर, यस।
ठीक है, ओके, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। यस सर। अभी ऋतिक और मितेश भाई अभी जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर अपन फोकस करते रहे तो क्या हो जाएगा, वो अपना रिदम जो है वो ब्रेक हो जाएगा दोस्त, है ना। करते हैं उसको क्वेरी सॉल्व एकदम एंड में, डोंट वरी, ठीक है। चलो, सो इनडायरेक्ट मटेरियल समझ में आ गया आप लोगों को, या यस। फिर अभी अपन बात करेंगे अबाउट एम्प्लॉयज, बराबर, फोरमैन या सुपरवाइजर का सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का सैलरी। सो इट कैनॉट बी एलोकेटेड बट अपोर्शनड और एब्जॉर्ब्ड. Other indirect expenses like rates and taxes, insurance, depreciation, advertisement. So this is not material, this is not labor, but it is other than that. ठीक है ना एकदम, यस सर। सो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, तो इसको बोलेंगे अपन क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपको समझ में आया, बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन एलिमेंट। अब उसके बाद अपना ये नेक्स्ट, बाय कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, बराबर, थ्रू मैनेजमेंट पॉलिसीज, मटेरियल कॉस्ट, लेबर्स एंड पावर एंड फ्यूल। अनकंट्रोलेबल मतलब सरकार को टैक्स तो देना ही पड़ेगा, एसेट तो डेप्रिसिएट होगी ही, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, बराबर है, इसके ऊपर तो कोई शक ही नहीं है ना भाई। तो ये कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल के बेसिस पे है। सो ऐसे हमने ओवरहेड्स को क्या किया, ऐसे हमने सर जी ओवरहेड्स को अलग अलग हिस्सों में उसको क्लासिफाई किया, बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन एलिमेंट, बेस्ड ऑन फंक्शन, बराबर है कि नहीं, बेस्ड ऑन कंट्रोलेबिलिटी। करेक्ट है एकदम, यस सर। रेंट अनकंट्रोलेबल होगा, हाँ, आपको तो पर मंथ रेंट भरना ही है, उसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। सो यस, रेंट इज व्हाट, अनकंट्रोलेबल। क्लियर है, बेसिक आप समझ लो, जो अपने काबू में नहीं है, अपन रेंट तो जो है वो भरना ही पड़ेगा ना अपने, ठीक है ना। जो अग्रीड रेंट है वो उसको थोड़ी ना आप कम ज्यादा कर सकते हो, जो है वो है, ठीक है, ओके। नाउ व्हाई डू वी क्लासिफाई द ओवरहेड्स इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अगला सवाल जो है अपने पास दोस्तों वो ये है कि हम ये ओवरहेड्स को फिक्स्ड और वेरिएबल में क्यों हम लोग क्लासिफाई करते हैं। देखो, जब हम लोग ओवरहेड्स को फिक्स्ड और वेरिएबल में क्लासिफाई करते हैं तो क्या होता है, तीन बातें। नंबर वन, खर्चे को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बराबर है। बजट या एस्टिमेट्स बनाने में काम में आता है, हमने बजट कॉस्टिंग में भी हमने सीखा था, बजटरी कंट्रोल में, कि जो वेरिएबल खर्चा है वो क्या होता है, उसको बढ़ता है वो। फिक्स्ड खर्चा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट इट रिमेन्स व्हाट द सेम, तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, है कि नहीं। सो कंट्रोलिंग द एक्सपेंसेस, so the classification of expenses into fixed and variable helps in controlling the expenses. फिक्स्ड कॉस्ट की अगर बात करें तो क्या कहता है ये, तो फिक्स्ड कॉस्ट आर जनरली पॉलिसी कॉस्ट विच कैनॉट बी रिड्यूस्ड। फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना बच्चों। वो आपको, मतलब चाहे आप प्रोडक्शन करो या आप प्रोडक्शन ना करो, आपको फिक्स कॉस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, बराबर है कि नहीं। बट जो आपके काबू में है वो कौन से कॉस्ट है भाई, तो भाई वो है वेरिएबल एक्सपेंसेस, बिकॉज सर दे वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी and the responsibility for incurring such expenditure is in relation to output. Management can control these costs by giving proper allowances. So controlling में अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, कंट्रोल करने के लिए तो क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे, सो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, अगर फिक्स्ड ओवरहेड्स है सो दे आर अनकंट्रोलेबल, ठीक है। और अगर वेरिएबल ओवरहेड्स है तो ये कैसे रहेंगे, दे आर व्हाट, कंट्रोलेबल। करेक्ट है एकदम, यस सर। सो ये दोनों पॉइंट अपने को समझ में आ गए, सिंपल एकदम, बराबर है। सो कौन से ओवरहेड्स कंट्रोलेबल, कौन से अनकंट्रोलेबल, कॉन्सेप्ट इजी। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट्स। जब हम लोग
कौन से बजट्स बनाते हैं? फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बजट, बराबर है कि नहीं? तो हम लोग को क्या होता है, जो वेरिएबल खर्चा है उसको जितना आउटपुट बढ़ेगा उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको वेरी कर सकते हैं। इतने में उतना तो उतने के लिए कितना, ऐसा करने को काम में आएगा अपने को, है ना? So it helps in estimate the cost at different levels of activity and make comparison with the actual expenses incurred. तो इसीलिए बजट, तो खर्चे को फिक्स्ड और वेरिएबल में बांटने का पर्पस, एक खर्चे को कंट्रोल और दूसरा बजट बनाने का। सपोज इन अक्टूबर 22 ये इलिस्ट्रेशन, फिक्स्ड इतना है, वेरिएबल इतना है और सेमी वेरिएबल इतना है जिसमें 40% फिक्स्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट के हिसाब से सिर्फ वेरिएबल खर्चे को बढ़ाएंगे और ऐसा हम लोग टोटल खर्चा निकालेंगे। ठीक है, सो ये एक ऐसा आपको एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये हम लोग ऐसे एग्जाम्पल्स जो है ये हम लोग एग्जाम्पल्स कहाँ सॉल्व करे थे? सो सही है, क्या हुआ भाई? बच्चों लैग हो रहा है क्या? हाँ ओके, चलो। ओके इट इज फाइन नाउ, यस ओके चलो ठीक है। सो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपन। क्या हो रहा है भैया? एक बार देखो, मैं कंटिन्यू करता हूँ। मेरे फोन में तो क्यों फ्रीज हुआ है पता नहीं। हाँ ठीक है, अभी चल रहा है। एसपीसी चैनल पे हो गया है कुछ गड़बड़। इधर सही है क्या? सब सही है, मेरे को तो सही दिख रहा है, कुछ ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही है इधर। एक सेकेंड है। वो स्ट्रीम ब्रेक हो गई है, चलो कोई बात नहीं, मैं इधर पढ़ाता हूँ, बाद में उसको लेक्चर को वो ये कर देगा। ठीक है, सो अपलोड कर देगा वो। सो आपको समझ में आया? दूसरा जो पॉइंट है वो क्या था? सो सेकंड पॉइंट वाज व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट्स। ठीक है, ये बजट कॉस्टिंग में भी हम लोग इसके बारे में बातचीत करते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा बात जो करते हैं डिसीजन मेकिंग में। सो वो क्या कहता है, द सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल हेल्प्स मैनेजमेंट टू टेक मेनी इंपॉर्टेंट decisions. For example, decisions regarding the price to be charged during depression, बराबर, during recession or for export market, right? Likewise, decisions on to make or buy, बराबर, make or buy, shut down or continue are also taken after separating fixed cost from variable cost. जो डिसीजन मेकिंग के लिए जो है हम लोग ये कहाँ यूज करते हैं? सो दिस इज वेयर वी यूज इन द मार्जिनल कॉस्टिंग। सो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, वी कैलकुलेट व्हाट, बाय कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, बाय कैलकुलेटिंग, क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग? कंट्रीब्यूशन, बराबर कि नहीं? हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? कंट्रीब्यूशन हम लोग जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो वो जो है हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं।
ठीक है एकदम, यस सर। सो इसीलिए डिसीजन मेकिंग के लिए काम में आ जाता है। इनफैक्ट व्हेन एनी चेंज इज कंटेम्पलेटेड से इंक्रीज और डिक्रीज, बराबर, इट इज नेसेसरी टू नो द टोटल इफेक्ट ऑन कॉस्ट और रेवेन्यू दैट वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट करेक्ट सेग्रीगेशन। तो करेक्ट आप प्रॉफिट या कॉस्ट बराबर के लिए डिटरमाइन नहीं कर सकते जब तक आप कॉस्ट को फिक्स्ड या वेरिएबल में बांट दे। सो कौन से तीन एडवांटेजेस है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो। सो सर एडवांटेज नंबर 1 इज कंट्रोल बजट एस्टिमेट्स एंड नंबर 3 इज डिसीजन मेकिंग। ओके, ठीक है, चलिए। सो अब यहाँ पे बात करते हैं अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो पहले जो है अपन बात करेंगे दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की। सो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ऑल्सो नोन एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स की हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो क्या क्या है, we have already seen that overheads by nature of cost which cannot be directly related is ये पूरा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। सो ये हम लोग ओवरहेड्स को कैसे वर्कआउट करेंगे बराबर इसके बारे में जो है ये बातचीत कर रहा है। सो अपने को क्या करना है, पूरा पढ़ लेते हैं एक बार आराम से उसको, कोई स्ट्रेस नहीं। लेट्स डिस्कस। So we have already seen that overheads, there are by nature those costs which cannot be directly related to the product, मतलब ये indirect है। So yet for working out total cost the overheads must be included। So एक तरीका अपने को जोड़ना पड़ेगा उसको कि कैसे इसको हम लोग ऐड करें। One method of this is that distribution of overheads over the various product could ascertain the amount of actual overheads and distribute them over the product, बराबर है। So working out the distribution of overheads, this however creates a problem। ये क्या बोलता है, distribution of overheads over various products, मतलब ये वाला जो मेथड है that is, ये बोलना चाहता है based on number of units, मतलब टोटल ओवरहेड निकालो, उसको डिवाइड करो विद द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड आपको आपके ओवरहेड्स मिल जाएंगे। कितना सिंपल है। बट ये क्या कहता है, एक्चुअल ओवरहेड्स को बांटने से पहले और डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले दिक्कत क्या है, क्या ये हमने क्लास में कभी इसके बारे में बात करी थी क्या, जरा बताओ मुझे। कि ओवरहेड्स कैन बी नोन ओनली आफ्टर द फाइनेंशियल अकाउंट्स आर क्लोज्ड। बोलो भाई, ऐसा हमने कहा था क्या कि सर ये तो दिक्कत क्या है, ये साल वो रेलेवेंट पीरियड खत्म होने के बाद समझ में आता है। If we wait long, then the cost sheet lose their main advantage of the utility. So all decisions for which the cost sheets are prepared are immediate decisions, and decisions cannot be what postponed। तो ये खर्चा तो अपने को जोड़ना है, बट ये खर्चे आपको पता नहीं चलते हैं जब तक, कब तक, जब तक सर वो क्या हो जाते हैं, पीरियड खत्म नहीं होता तब तक पता नहीं चलते ना फिर। तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, बराबर कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग बजटेड ओवरहेड्स करते हैं। देयरफॉर सम मेथड्स आर यूज्ड। तो इसीलिए वन मेथड हमने क्या देखा था, इज टू वर्क आउट द प्री डिटरमाइंड रेट्स फॉर एब्जॉर्बिंग ओवरहेड्स। प्री डिटरमाइंड रेट्स, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं एस्टिमेट। इट बिगिंस बाय एस्टिमेट, बराबर के नहीं। देन क्या कहता है, दस एज सून एज द प्राइम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और जॉब इज अवेलेबल, वेरियस ओवरहेड्स आर चार्ज्ड बाय दीज रेट्स। मैं थीम आपको पूरा एकदम बढ़िया थ्योरी, पूरा कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट थ्योरी है ये। ऐसा कोई ये एग्जाम के लिए थ्योरी ये वाला इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस ये अपना रिवीजन हो जाए तो उसके लिए बस बात कर रहे हैं इसकी। सो वेरियस ओवरहेड्स आर देन चार्ज्ड बाय दीज रेट्स। ऑफ कोर्स दिस implies that overheads are charged on which basis? Overheads are charged on the estimated basis, बराबर है। फिर क्या होता है, later actual overheads are known, बराबर। the difference between overheads charged and actual overheads worked out is then adjusted, बराबर। और उसी को हमने क्या बोला था बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं, इस डिफरेंस को
ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन। कितना कॉस्टिंग पढ़ लिया ना हमने, सही है एकदम, यस। तो ये प्रीडिटरमाइंड रेट्स को इस तरीके से, तो कभी अगर एग्जाम में भी आया ना कि प्रीडिटरमाइंड रेट्स को किस तरीके से बुक करते हैं, तो ये आपको ऐसा थियरी इंग्लिश अच्छी लिख के आ जाना है ना। अभी क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ओवरहेड्स। सो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ये जो पूरा जो थियोरी है ना, ये आपको मैं क्या याद दिला रहा हूँ, आप कहाँ आएंगे, ये ओवरहेड्स चैप्टर में अपन आते हैं, और ओवरहेड्स चैप्टर में अपन ने ये ऐसा कुछ बनाया था, आपको याद है क्या ये ऐसा कुछ, ये पूरा इतना डेकोरेशन अपन ने बनाया था, याद है आपको ये? सर ये ऐसा हमने किया था, एस्टिमेट एडजस्टेड टू द नोन सरकम, फिर सरकमस्टेंसेस, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, अपोर्शनमेंट, ऐसा। तो कुछ याद आ रहा है क्या आपको ऐसे? कुछ तो भी ऐसे याद आ रहा है आपको, है ना, याद आ रहा है ना ये पूरा? तो बस ये अभी आगे जो है ना, ये वही वही थियोरी है ये, बराबर है। पूरा जो फॉर्मेट जो है हमने स्टडी किया था ना, तो वो उसके बारे में बात हो रही है। चलो उसको डिस्कस करते हैं। सो द फॉलोइंग प्रोसीजर may be adopted in this regard. So there are what we say, the steps given below shows the factory overheads कैसे हम लोग उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या बोला कि एस्टिमेशन एंड कलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अपन को क्या करना है, ये ओवरहेड्स को अपन को एस्टिमेट करने का है। द फर्स्ट स्टेज इज टू एस्टिमेट द ओवरहेड्स, बेस्ट है एकदम, एंड कलेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, बराबर। सो सोर्सेज क्या है, किससे हम लोग कलेक्ट कर सकते, कितना इनडायरेक्ट खर्चा हुआ। सो इनवॉइसेस है, स्टोर्स रिक्विजिशन है, वेज एनालिसिस बुक है, एंड जर्नल एंट्रीज है। इन सारी बातों से हम लोग डेटा कलेक्ट कर लेंगे कि कितना अपना इनडायरेक्ट खर्चा हुआ है करके। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, हम लोग को असाइनमेंट करना होगा। असाइनमेंट में अपने को दो बातें करनी होती है, एक एलोकेशन होता है और एक अपोर्शनमेंट होता है। याद आता है ऐसा कुछ, अलोकेशन और अपोर्शनमेंट, ऐसी कुछ बात हुई थी अपनी कभी? हाँ जी सर, याद है ना अपने को। सो द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर असाइनमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज द ट्रेसेबिलिटी। सो असाइनमेंट करना है मतलब जिसका वो खर्चा है उसके माथे पे दे दो। तो कॉज एंड इफेक्ट, कॉज इज द प्रोसेस एंड इफेक्ट इज द इनकरेंस ऑफ कॉस्ट। जिसने किया उसके लिए खर्चा, कॉज एंड इफेक्ट, और दूसरा बेनिफिट रिसीव, तुझे फायदा मिला तो तुझे उसका खर्चा मिलेगा। तो असाइनमेंट होगा दो बेसिस पे। कौन से दो बेसिस पे बच्चे? तो सर एक कॉज एंड इफेक्ट एंड दूसरा बेनिफिट रिसीव। इस वजह से खर्चा हुआ, लाइट पॉइंट्स लगाए, तो भैया उसका इफेक्ट है, तेरे को खर्चा आया तो तू वो खर्चा भुगत। समझ में आया आपको? तुझे उसका फायदा हुआ, तुझे उसका शेयर मिलेगा। कैंटीन का खर्चा, कैंटीन का ओवरहेड, तुम्हारे लोगों ने खाना खाया, बेनिफिट मिला क्या, ले पैसा, ओवरहेड का खर्चा तेरे माथे पे। तो दो प्रिंसिपल्स जो है, बराबर, ये आपको ध्यान में रखना है एग्जाम के लिए। कॉज एंड इफेक्ट एंड बेनिफिट रिसीव्ड, ऐसे दो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। सो अभी मुझे एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट एलोकेशन और दूसरा अपोर्शनमेंट, इन दोनों में अंतर होता है क्या? हाँ जी सर। एलोकेशन मतलब हमने क्या बोला था, जो पर्टिकुलर इनडायरेक्ट खर्चा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हम लोग ट्रेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनडायरेक्ट खर्चा, बट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए ट्रेस कर सकते हैं, तो उसके माथे पे डाल दो ना भैया, उसको बोलेंगे अपन कॉस्ट एलोकेशन, बराबर है कि नहीं? असाइनमेंट टू विच इट कैन बी ट्रेस्ड, उस डिपार्टमेंट को सीधा सीधा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं, खत्म हो गया। इसको बोलेंगे अपन क्या, कॉस्ट एलोकेशन।
implies relating to overheads to the various department. ये पता है कि ये उस डिपार्टमेंट का ही खर्चा है, ये उस डिपार्टमेंट का ही खर्चा है, ये पता चल जाता है, बराबर है। तो ये एग्जाम्पल, ये कोई थ्योरी ऐसा नहीं आएगा इसका, बट अपने को एग्जाम में आया भी तो लिखते आना चाहिए, ठीक है। सो इट इज फॉर दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, डायरेक्टली टू वेरियस डिपार्टमेंट्स, बराबर है कि नहीं। कॉस्ट अपोर्शनमेंट, नाउ अपोर्शनमेंट मतलब क्या, अब मान लो अगर टोटल ओवरहेड का खर्चा 10,000 है, अभी मैं ये क्या बोलूं आपको, तो ये सब पता है, प्रॉब्लम्स कितने सॉल्व करें यार। जो खर्चा एलोकेट नहीं हुआ उसको अपन क्या करेंगे, सम इक्विटेबल बेसिस पे उसको अपोर्शन करेंगे, बराबर के नहीं। सम आइटम्स कैन नॉट बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड कॉस्ट सेंटर्स, बराबर के नहीं। तो हम क्या करेंगे, अनअलोकेबल एक्सपेंसेस विल बी स्प्रेड ओवर वेरियस डिपार्टमेंट्स, बराबर है, ऑन द बेसिस ऑफ टू प्रिंसिपल्स। वो टू प्रिंसिपल्स कौन से थे, कॉस्ट बेनिफिट वाला, कॉज एंड इफेक्ट वाला, एंड बेनिफिट रिसीव्ड वाला। व्हाटएवर विचएवर डिपार्टमेंट, उसको अगर उसका फायदा मिल रहा है तो उसके माथे पे वो खर्चे डाल दो, बराबर के नहीं। देन ऑल दिस कॉस्ट विल बी व्हाट, एलोकेटेड एंड अपोर्शनड। फिर अपन ने क्या करना है, उसको रीअपोर्शन करना है। रीअपोर्शनमेंट मतलब क्या है अभी, तो रीअपोर्शनमेंट मतलब हमने क्या बोला था, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे दे डू नॉट टेक पार्ट इन द डायरेक्ट प्रोडक्शन। तो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे ये इनडायरेक्ट है प्रोडक्शन के लिए, तो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के माथे पे डाल देंगे, बराबर के नहीं। सो अपॉन द लास्ट स्टेज क्या बोलता है ये, all overheads are allocated and apportioned to all departments, both production and services, बराबर। सर्विस डिपार्टमेंट्स आर दोज डिपार्टमेंट्स, सच डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड सर्विसेज, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज कॉल्ड एज रीअसाइनमेंट और रीअपोर्शनमेंट। तो सर्विस के खर्चे किसके माथे पे डालने के अपन ने, सर प्रोडक्शन के माथे पे डाल देंगे, ये बात हुई थी ना अपनी। हाँ सर एकदम इजी है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, फिर अपने को यहाँ पे ये दिख रहा है आपको ग्रीन एरोज और ब्लू एरोज, तो ऐसा करके अपन ने क्या कर दिया, ये जो खर्चा है ये हमने डाल दिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के माथे पे हमने डाल दिया, और फिर अपने को ये इधर जो है, ये इधर अपने को टोटल ओवरहेड्स अपने को यहाँ पे मिल जाते हैं, ये टोटल ओवरहेड्स अपने को मिल जाते हैं ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। सो एब्जॉर्प्शन, सो क्या कहता है, आफ्टर कंप्लीटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर कंप्लीटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर, above the as stated above, overheads are charged to department are recovered from the output produced in respective departments। अगर आउटपुट के बेसिस पे है तो अक्खे पब्लिक को मालूम है इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मेथड, बराबर है। दिस प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग ओवरहेड्स ऑफ अ डिपार्टमेंट और एनी अदर कॉस्ट सेंटर इज कॉल्ड एज रिकवरी और एब्जॉर्प्शन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड रिकवरी रेट। अपन नाम क्या देते हैं इसको बच्चा, इट इज कॉल्ड एज ओवरहेड रिकवरी रेट, सही है। सो एब्जॉर्प्शन, अब ये इसमें क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किए थे, वेरिएबल ओवरहेड्स कैसे रिकवर करेंगे, सो बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे करेंगे, नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे। ऐसा क्वेश्चन याद है आपको, करे थे अपन ने लीगल डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट के, फिर वो पावर का खर्चा, ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने करे थे, ठीक है। और ट्रीटमेंट ऑफ ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन, सो क्या कहता है अभी, ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन रहेगा तो क्या करेंगे, सो उसके बारे में बात करते हैं अभी। So after the year end, total amount of actual factory overheads is known. There is bound to be some difference. So overheads are generally either over absorbed or under absorbed. The difference is to be adjusted, barabar, and the reasons therefore. Students will see the whole discussion as above is meant to serve the following two purposes.
charge various products and services with equitable portion and to charge the overheads immediately. ठीक है, सो वो रीजंस को इन्वेस्टिगेट करना, और वही अपन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में उसको क्या बोलते हैं, वेरिएंसेस, फेवरेबल और एडवर्स. अब स्टेप्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स. देखो ये बात करी थी, एस्टिमेट द ओवरहेड्स, एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट एंड एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन मतलब यहाँ पे अपन निकालते हैं ओवरहेड रिकवरी रेट. ठीक है, सो हाउ डू वी एस्टिमेट और कलेक्ट द ओवरहेड्स? स्टैंडिंग ऑर्डर्स. समझ में आ रहा है क्या आपको, कि बस मैं यूं ही बोलते जा रहा हूं, आप सुनते जा रहे हो? अभी चैप्टर्स में ऐसे कुछ, मतलब बहुत सिंपल थ्योरी है अभी, फास्ट फास्ट होएगा. देखो अपन ने कितने ऑलरेडी 11 पेजेस पढ़ लिए आज तो. सही चल रहा है अपना? ओके. स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर इनकर्ड. स्टैंडिंग ऑर्डर डिनोट्स सैंक्शन फॉर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अंडर वेरियस हेड. स्टैंडिंग ऑर्डर्स मतलब इनडायरेक्ट खर्चे कितने अभी तक आपके सैंक्शनड है. सैंक्शनड मतलब क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, कितने आपके अप्रूव्ड है. एग्जाम में एस्टिमेट करने वाला काम आपको नहीं करना है, ये आपको आ जाएगा, बट वो कैसे एस्टिमेट करते हैं उसके बारे में बस वो थोड़ा आपको ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि हाउ टू एस्टिमेट. तो कितने इनडायरेक्ट खर्चे का अप्रूवल दे रखा है आपने, बराबर है. इन लार्ज फैक्ट्रीज यूजुअली क्लासिफिकेशन इज कंबाइंड विद स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ऑल्सो समटाइम्स रेफर टू एज सर्विस ऑर्डर्स. It is a system under which number is allotted to each item. फिर allocation, बेटा अभी वही वही हो रहा है यार ये. ठीक है, मैं कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ लेता हूँ इसमें से, तो आपको समझ में आ जाएगा. जो भी रिलेटेड है उसको हम लोग क्या कर देंगे, बांट देंगे. एक बार आप पढ़ो इसको, एलोकेशन वाला पार्ट पढ़ लो एक बार, मतलब आ जाएगा आपको ये. पढ़ो पढ़ो. डन. चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन? अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट.
सो फायदा क्या है, बेटर एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंसेस, बराबर है कि नहीं। डिपार्टमेंट वाइज खर्चे हम लोग बेहतरीन तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, असर्टन कर सकते हैं। जैसे आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, कैंटीन डिपार्टमेंट है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, स्टोर्स डिपार्टमेंट है, तो हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना खर्चा एक्यूरेसी के साथ एस्टिमेट कर सकता है। एक्यूरेसी ऑफ एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड्स विल बी हायर। बेटर एस्टिमेशन, बेटर एस्टिमेशन विल गिव अस व्हाट, बेटर कंट्रोल, बराबर कि नहीं। हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने खर्चे एकदम बढ़िया तरीके से कंट्रोल में लेके आ सकता है, बराबर है कि नहीं। हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। सो ये क्या कहता है, मेन प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल इज दैट one should know for each activity how much should have been spent and how much is actually spent। तो ये इंफॉर्मेशन उनके पास रहेगी तो वो बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं उसको, राइट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अबाउट असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट। असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर ईच डिपार्टमेंट मतलब क्या, हर डिपार्टमेंट को कितना खर्चा आने वाला है, बराबर के नहीं, वो उसको टोटली वो पता कर सकता है। हर प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, डिपार्टमेंट वन, डिपार्टमेंट टू पता रहेगा। फॉर कॉस्ट ऑफ ईच जॉब, expenses incurred in the departments through which the job or product is passed should be known। तो जो हम लोग इसमें किसमें करते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग में हम लोग करते हैं ना ऐसे, हर एक का हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट आइडेंटिफाई करते हैं अपन उसको, ठीक है, ऐसा। लास्ट पॉइंट, सुटेबल मेथड ऑफ कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग विल बी फॉलोड when production is manufactured in what batches, but single output costing when product is assembled, ऐसा। तो हर एक डिपार्टमेंट का कॉस्ट वैसे निकाला जा सकता है। अब ये अपोर्शनमेंट वाला जो है, आज ये आपको होमवर्क के लिए ये आपको दे रहा हूं अलग अलग। ये क्या है अपने, ये बेसिस है, ये अलग अलग खर्चे। मैंने आपको रेगुलर क्लास के टाइम पे भी बोला था इसको एक बार पढ़ लेना, तो ये बेसिस आप पढ़ लेना एक बार इसको, बराबर है। तो आज ये इतना पढ़ लेना। ये भी अदर बेसिस है, एबिलिटी टू पे सर्वे के हिसाब से, किसका जितना पेइंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको बांटना है। एलोकेशन एंड कॉस्ट अपोर्शनमेंट, ये बस एक डिफरेंस जो है, इसका थ्योरी क्वेश्चन आएगा। ये कॉन्सेप्ट तो हमने पूरा पढ़ लिया है इसका। अभी रीअपोर्शनमेंट के लिए बेसिस दिए गए हैं, ये भी बेसिस है ये, तो ये भी आपको होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूं मैं, ठीक है। सो कल अपन जो है ये मेथड्स ऑफ रीअपोर्शनमेंट एक बार हम लोग उसको रीड कर लेंगे, ठीक है। तो इसके प्रॉब्लम्स दिए हुए फिर मॉड्यूल के अंदर, ये डायरेक्ट मेथड, स्टेप मेथड, वो सब हमको आता है उसमें, ठीक है। सो आज आपको होमवर्क के लिए उतना पार्ट पढ़ के आना है अच्छे से, ठीक है। फिर कल हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ रीअपोर्शनमेंट की। तो मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक जो है फिर ये यहीं पे खत्म हो जाता है अपना, ठीक है। अभी थियोरी के जो टॉपिक्स बचे हुए ना वो बहुत फास्ट होंगे आपके, एकदम आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा अभी, ठीक है। यस, चलिए। सॉरी सर, बट वन क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि कॉस्टिंग की थ्योरी करे या नहीं, टाइम कम लग रहा है। लास्ट क्वेश्चन थ्योरी का आता है तो शाम में ट्विस्ट नहीं बेटा, वो एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है। ये अभी जो थ्योरी है, अभी ये जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना, अभी अभी वो क्लास में हो चुकी है, बस अपन उसको फॉर्मेलिटी के लिए एक बार उसको गो थ्रू कर रहे हैं अपन इसको, ठीक है ना। जैसा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर के लिए टाइम लगा था, अभी ओवरहेड से आगे नहीं लगेगा। और आगे के चैप्टर्स अगर तुम देखोगे तो उसमें इतना थ्योरी है ही नहीं कुछ भी, ये फटाफट कॉन्सेप्ट है। तो इसको अभी कल और फास्ट होएगा इसको, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट से नहीं। अभी मेरे को बता, अभी अपने मेथड ऑफ रीअपोर्शनमेंट की बात करें तो फटाफट हो जाएगा, उसमें कुछ ऐसा डिस्क्राइब करने के लिए नहीं आता है ये, ठीक है। तो कल अपने, अभी आज जैसे ये डिपार्टमेंटलाइजेशन का एडवांटेजेस क्या है, ये एक क्वेश्चन है आपको, डिपार्टमेंटलाइजेशन के लिए एडवांटेजेस क्या है। तो हमने क्या बोला, ये इसका बेटर एस्टिमेशन, ये फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, ठीक है ना। और ये पढ़ क्यों रहे हैं, दूसरा मैं आपको बता दूं, पहले अपनी थियोरीज जो होती थी ना, पहले के बैचेस में 6-8 घंटे में थ्योरी खत्म होती थी भाई पढ़ा के,
अभी सर आप तो अभी कितने लेक्चर हो गए, 12-15 घंटे हो गए। हम लोग पूरा इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यू भी है ना भाई, 30 नंबर का एमसीक्यू है, उसमें प्रॉब्लम्स आए तो अच्छी बात है, प्रॉब्लम नहीं आए तो प्रॉब्लम, 30 मार्क्स ना, इसीलिए, बाकी कुछ नहीं। ओके, पेशेंस मत हारो, डोंट गिव अप, स्टे स्ट्रॉन्ग, हो जाएगा। ठीक है, चलो, सो कल मेथड्स के बारे में बातचीत करेंगे। सी यू गाइस टुमारो, कीप स्टडिंग, बाय बाय।